बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, ये हमारा सेकंड लेक्चर एमसीक्यूज़ के हवाले से और क्लास 10 फिजिक्स नेक्स्ट 25 to 27 एमसीक्यूज़ है हमारे पास, और यहाँ पे मोस्टली जो हैं वो बुक की एक्सरसाइज के हैं अकॉर्डिंग टू ALP। तो सबसे पहले आपके पास वेव्स ट्रांसफ़र ऑप्शन में एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। वेव्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करती हैं, क्या ट्रांसफ़र करती हैं? एनर्जी। हमने पढ़ा है कि वेव्स जो है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। तो बेस्ट ऑप्शन जो है इसमें वो एनर्जी, कि वेव्स जो हैं वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। इनमें से कौन सा मेथड जो है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए या एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है? कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन, ऑल ऑफ दीज। हमें पता है, हमने 9th में भी लास्ट यूनिट में पढ़ा, कंडक्शन के ज़रिए भी हीट ट्रांसफ़र होती है, रेडिएशन के ज़रिए भी होती है। यहाँ पे 10th में हमने पढ़ा है चैप्टर में कि वेव मोशन जो है वो भी हीट को कैरी करता है, एनर्जी को कैरी करता है। हीट जो है वो भी एनर्जी की एक फॉर्म है। तो इसका मतलब कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन तीनों जो हैं वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के मेथड हैं। तो ऑल ऑफ दीज, जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है वो क्या है? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। इनमें से कौन से ऐसी खसूसियात है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव। वेव्स के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, जो दूसरों पे इंसार नहीं है, उसका दूसरों पे डिपेंड नहीं करता। स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। तो बेस्ट ऑप्शन जो है हमारे पास यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है उसका इंसार दूसरों पे नहीं होता। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, या विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ सीलिंग फैन, मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, अ बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर। तो हमें पता है यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसकी एग्जाम्पल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। हमने अपनी बुक में 3 सिस्टम पढ़े हैं, जिसमें मैस स्प्रिंग सिस्टम है, मैस अटैच टू स्प्रिंग, बॉल एंड बॉल सिस्टम है, और मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो तीनों सिस्टम में ये हमने पढ़ा है कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है ये एक एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो हम इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास वो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम होगा। नेक्स्ट, इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द सेम स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। खला में तमाम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी स्पीड सेम होती है। तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे ठीक है। द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा मीन्स के वेवलेंथ इज, कौन सी इक्वेशन ठीक होगी? हमने प्रूव भी किया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो पहला ऑप्शन नो, दूसरा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये रिलेशन ठीक है हमारे पास। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ जो है वो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये इक्वेशन ठीक है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इनमें से कौन सी एग्जाम्पल जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की है? ये एमसीक्यू हमने लास्ट लेक्चर में भी किया कि इसमें से कौन सी एग्जाम्पल जो है वो लॉन्गिट्यूडनल। साउंड वेव्स हमने पढ़ा साउंड वेव्स के हवाले से कि ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती है। उसके बाद द लाउडनेस ऑफ अ साउंड वेव इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, पीरियड, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड। जो लाउडनेस है किसी भी साउंड वेव की वो मोस्ट क्लोजली रिलेटेड, किससे ज़्यादा जो है वो रिलेट करती है? फ्रीक्वेंसी से, पीरियड से, वेवलेंथ से, या एम्पलीट्यूड से। एम्पलीट्यूड से हमने फैक्टर पढ़े हैं जिसमें एरिया भी है, डिस्टेंस भी है, एम्पलीट्यूड भी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी, पीरियड, वेवलेंथ, ये जो है ये नहीं, बल्कि इनमें चारों में से जो सबसे बेस्ट है वो एम्पलीट्यूड है, क्योंकि लाउडनेस जो है किसी भी साउंड की वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही होती है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास विच इज़ द फॉलोइंग क्वांटिटी नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में किया है फर्स्ट में
विच इज़ द फॉलोइंग क्वांटिटी नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं होती रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दौरान। डायरेक्शन चेंज होती है, हमने पढ़ा है, वाटर वेव्स के हवाले से भी हमने बात की। उसके बाद लाइट जो रेज है उनके हवाले से भी कि वो एक मीडियम से जब दूसरे में जाती हैं तो उनकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, उनकी स्पीड पे भी इफेक्ट होता है, उनकी वेवलेंथ जो है वो भी डिक्रीज होती है। अच्छा, तो कौन सा है जो चेंज नहीं होती इनमें से क्वांटिटी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस बाई कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ ह्यूमन आई इफ इट व्यू अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कि किस किस्म का इमेज जो है वो बनता है बाय कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ ह्यूमन आई, इंसानी आँख के अंदर जो लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है तो किस तरह का इमेज बनता है वहाँ पे दूर के ऑब्जेक्ट को, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो रियल बनता है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस यूज़ किया जा रहा है तो वो रियल इमेज बनाएगा यहाँ पे। एक तो बात ये, दूसरा इन्वर्टेड होता है रियल इमेज। तीसरा हम बात करते हैं डिमिनिश्ड, मीन्स के महदूद या छोटा, ऐसे बात करते हैं। एक होता है मैग्नीफाइड, बड़ा साइज में ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से बड़ा पेश करना, उसको बड़ा करके पेश करना, और जो डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से साइज में छोटा कर देना। तो बी ऑप्शन जो है इसका वो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जी, इफ अ रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एन एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल, द रे विल बी रिफ्रैक्ट ओनली, रिफ्लेक्ट ओनली, डिफ्रैक्ट ओनली, या पार्शली रिफ्रैक्टेड एंड पार्शली रिफ्लेक्ट। अच्छा, इसमें बात हो रही इफ अ रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एन एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को पढ़ा और उसमें हमने देखा कि ग्लास स्लैब से लाइट रे जो है वो एयर में जाती है, तो जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाते हैं जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो भी बढ़ता जाता है। फिर हमने कहा कि हमारे पास एक एंगल ऑफ इंसिडेंस की कोई स्पेसिफिक वैल्यू के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो जाता है। अच्छा, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का हो उस वक्त का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्रिटिकल कहलाता है। अब हमने ये भी पढ़ा एक कंडीशन हमारे पास कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को मज़ीद बढ़ाते हैं और वो क्रिटिकल से बढ़ जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल से बढ़ाएंगे तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो और बेंड होती है। तो होगा क्या कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बढ़ जाएगा तो लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं होती बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी मीडियम में, उसी ग्लास स्लैब में। तो अब ये वैसी सिचुएशन बता रहा है यहाँ पे, इफ अ रे ऑफ लाइट इन अ ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एन एयर सरफेस एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, द रे विल बी रिफ्लेक्ट ओनली। तो बी ऑप्शन जो है वो इसमें बेस्ट है। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज रिपेल अदर पॉजिटिव चार्ज। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज जो है अट्रैक्ट अदर पॉजिटिव चार्ज, नो। सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट नहीं करेगा। रिपेल न्यूट्रल चार्ज, नो। अट्रैक्ट द न्यूट्रल चार्ज, नो। रिपेल अदर पॉजिटिव चार्ज, बेस्ट ऑप्शन है कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। नेक्स्ट, कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर द चार्जेस विच आर मूविंग एंड पॉइंट चार्जेस, मूविंग एंड नॉट पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी एंड लार्ज साइज, नो। इसमें बेस्ट ऑप्शन हमारे पास स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस के कूलम्स लॉ जो है वो वैलिड होता है सिर्फ उस सूरत में ऐसे चार्जेस के लिए जो कि साकन है और पॉइंट चार्जेस हैं, स्मॉल साइज में। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज जी द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। और ये हमारे पास चार्ज को Q इज इक्वल टू CV। चार्ज हमारे पास किसके इक्वल होता है? चार्ज इज इक्वल टू CV। C कैपेसिटेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस है। और अगर कैपेसिटेंस फाइंड करनी है तो V जाके Q पे डिवाइड कर देती है। तो B ऑप्शन जो है इसमें कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q ओवर V जो है ये बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एन इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव आइंस, नेगेटिव आइंस, पॉजिटिव चार्जेस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जी, फ्री इलेक्ट्रॉन जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें बेस्ट ऑप्शन चारों में से है वो फ्री इलेक्ट्रॉन। कि इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी भी कंडक्टर में
वो किस वजह से होता है? ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ टू आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज 8 ओम। देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल अरेंजमेंट विल बी। इसमें बात की जा रही है कि रेजिस्टर हैं, दो रेजिस्टर, उनको सीरीज तरीके से जब लगाया जाता है तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम है हमारे पास। हमने उसकी रेजिस्टेंस, उनकी रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में फाइंड करनी है। अब हमें नहीं पता कि दो रेजिस्टर हैं R1 R2, R1 कितना है, R2 कितना है, तो हम क्या करते हैं, हम ये जो कंबाइंड रेजिस्टेंस 8 ओम है इसको इक्वल कंसीडर करते हैं। हम कहते हैं कि जो R1 है वो भी 4 ओम के बराबर है, जो R2 है वो भी 4 ओम के बराबर है। अच्छा, अब हम जो है इसको 1/R इक्वलेंट करें, इसको पैरेलल में लेके जाएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब हम इसका 1/4 प्लस 1/4 R1 1/R1 प्लस 1/R2 है, तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम आ जाएगा 4। जब एलसीएम 4 आएगा हमारे पास तो 1 प्लस 1 2/4। जब 2/4 को हम कैंसिल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी आपके पास 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/2 आ जाता है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R इक्वलेंट ऊपर चला जाएगा और इधर जो है वो 2 ऊपर चला जाएगा, तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू 2 बच जाता है, जो कि 2 ओम। तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा कि जब दो रेजिस्टर्स जो कि सीरीज तरीके से लगाए गए और उनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस 8 ओम है और उनको जब पैरेलल तरीके से हम देखेंगे पैरेलल अरेंजमेंट में तो उनकी रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम के बराबर है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैग्नेटिक पोल्स? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है मैग्नेटिक पोल्स के हवाले से वो सही है? अ लाइक पोल्स रिपेल, लाइक पोल्स अट्रैक्ट, नो मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट अफेक्ट ईच अदर, नो अ सिंगल मैग्नेटिक पोल डज नॉट एग्जिस्ट। एक सिंगल मैग्नेटिक पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी ये एमसीक्यूज किया है, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं इसके, सिंगल मैग्नेटिक पोल जो है उसका वजूद नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास what is the direction of magnetic field line inside the bar magnet? What is the direction of magnetic field line? magnetic field line की डायरेक्शन जो है बार मैग्नेट में वो इनसाइड द बार मैग्नेट वो किधर होती है जी? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। देखो मैंने बताया इससे पहले भी, शायद कल के लेक्चर में भी ये बात हुई थी, जो पहला लेक्चर था हमारा उसमें भी, कि जो एक मैग्नेट है बार मैग्नेट, उसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो मैग्नेट के बाहर जो होती है डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानिब होती है, लेकिन उस मैग्नेट के अंदर जो है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल, बाहर नॉर्थ टू साउथ और अंदर जो है उस मैग्नेट के वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की जानिब होती है। तो बी ऑप्शन हमारे पास ठीक है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय स्मॉल चार्ज, स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज, स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज या मैग्नेटिक कंपास। जी, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का जो पता है वो चलाया जाता है मैग्नेटिक कंपास की मदद से। नेक्स्ट हमारे पास द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो डायरेक्शन है इंड्यूस ईएमएफ की, किसी भी सर्किट के अंदर जो ईएमएफ पैदा होता है इज अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ, वो किसके मुताबिक है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मास, चार्ज, मोमेंटम, नो एनर्जी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। लेंज लॉ हमने पढ़ा, उसमें हमने बात की इसके हवाले से डिटेल में। द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज द इनपुट करंट, नो इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो इनपुट वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है, और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात हुई है, तो ये इनपुट वोल्टेज को बढ़ा के पेश करेगा। बेस्ट ऑप्शन क्या है? इंक्रीज द इनपुट
वोल्टेज। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ अ नैंड गेट इज 0 व्हेन, अगर हम देखें गेट्स हमने पढ़े हैं, यूनिवर्सल गेट्स, नॉर भी पढ़ा, नैंड भी पढ़ा हमने। हमारे पास जो नैंड गेट होता है, हमने बात की है कि ये जब एंड की नोट के साथ कपलिंग होती है तो उसके नतीजे में आता है। अच्छा, एंड जो है हमारे पास, उसमें क्या होता है, वैल्यूज जो उसकी सिर्फ और सिर्फ जब दोनों इनपुट्स जो हैं एंड के अंदर, मैं एंड की बात कर रहा हूँ पहले, एंड के अंदर जब दोनों इनपुट्स ए एंड बी 1 पे होंगे तब उसका आउटपुट लॉजिक 1 पे होता है। अब हम नैंड जो है, जब एंड के साथ नॉट की कपलिंग होती है तो वैल्यूज को इन्वर्ट कर देता है वो। अब होगा क्या कि मेरे पास जो वैल्यूज आउटपुट आई थी एंड की 0 0 0 एंड 1, हम उनको उल्ट कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। तो पहले तीनों जीरो जो है वो वैल्यूज हो जाएंगी 1, और जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1 होंगे तो तब आउटपुट जो है नैंड का वो क्या आएगा, 0 आएगा। बोथ इनपुट्स आर 1, कि जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो 1 पे होंगे तो तब आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, 0 पे होगा। तो उसने बात की था आउटपुट ऑफ अ नैंड गेट इज 0। आउटपुट जो है नैंड गेट का वो कब 0 होगा, जब दोनों इनपुट्स जो हैं वो लॉजिक 1 पे होंगे। उसके बाद है कि हमारे पास द कंप्यूटर, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इंफॉर्मेशन मीन्स एनी डाटा, रॉ डाटा, प्रोसेस डाटा या लार्ज डाटा। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर इंफॉर्मेशन का मतलब ये है प्रोसेस डाटा, ऐसा डाटा जिसपे प्रोसेसिंग की जा चुकी है। रॉ डाटा उस पर प्रोसेसिंग होती है और जो फाइनल हमारे पास आता है वो इंफॉर्मेशन होती है। तो इंफॉर्मेशन का मतलब ये है प्रोसेस डाटा। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर अरिथमेटिक ऑपरेशन, नॉन अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, बोथ ए एंड सी। तो जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है कोई भी कंप्यूटर, वो अरिथमेटिक भी करता है और लॉजिकल भी करता है। तो जो डी ऑप्शन है, बोथ ए एंड सी दोनों ठीक है, ये ए भी और सी भी, तो डी ऑप्शन ठीक है इसके अंदर। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज मॉनिटर, मेमोरी, सीपीयू, कंट्रोल यूनिट। जो ब्रेन है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का वो क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास आइसोटोप्स और एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मास। हमें पता है आइसोटोप्स के अंदर प्रोटॉन की तादाद सेम रहती है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो चेंज होते हैं। मीन्स के एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है, एटॉमिक मास चेंज होगा किस वजह से, ड्यू टू द न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन के चेंज होने से एटॉमिक मास चेंज होता है। तो आइसोटोप्स और एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक मास, ये ऑप्शन ठीक है इसमें। जी बच्चे, आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चल के नेक्स्ट 25 जो एमसीक्यूज हैं 10th क्लास फिजिक्स उसको ही देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।